कल हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था सीएसएस के बेसिक्स कंसेप्ट, कि हम उसे सीएसएस को लगाते कैसे, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंकअप कैसे कराते हैं, और मतलब किस कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हम सीएसएस में जिनसे हम सीएसएस में प्रोग्रामिंग करते हैं, सीएसएस में प्रॉपर्टीज क्या होती है, सीएसएस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो भी देखे थे हमने। और मैंने यस सर। डिवीजन एलिमेंट का भी काम बताया था कि डिवीजन एलिमेंट कैसे करते हैं। यस सर। आज मैं बताऊंगा कि सीएसएस में प्रायोरिटी कैसे होती है। कल हम लोगों ने जो स्टाइलिंग सीखी थी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल और एट द रेट इम्पोर्ट रूल, उसमें सबसे ऊपर किसकी स्टाइलिंग आती है, फिर उसके बाद किसकी आती है, फिर उसके बाद किसकी आती है। ठीक है, तो ये मैं वन बाय वन बताता हूँ तुम लोगों को। कल की छुट्टी है तुम्हारी? हाँ सर, कल संडे है। कल संडे है। अब देखो, मेन डॉट सी एस एस मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टाइलिंग किसकी सबसे ज्यादा होती है। मैं और वो और कर देता हूँ सी एस एस। सर आवाज नहीं आई सर आपकी। अभी आ रही है? हेलो, अब आ रही है सर। अब आ रही है ना? यस। तो देखो, सीएसएस में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम लिंकिंग की बात करें, जब हम फाइल लिंक कराते हैं या फिर जो भी है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे पास सबसे पहले आती है इनलाइन स्टाइलिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS PRIO प्रायोरिटी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लिंकिंग हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग की आती है। अभी मैं ये करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आती है हमारी इंटरनल। उसके बाद आती है हमारी या तो तुम एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ये कैसी आवाज आ रही है? तुम्हारे साइड से आ रही है क्या ये अजीब सी आवाज? नो सर। तो भाई सीएसएस की प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू लिंकिंग किस हिसाब से होती है? सबसे पहले इनलाइन की होती है, फिर इंटरनल की, फिर एक्सटर्नल की, और फिर एट द रेट इम्पोर्ट। ठीक है। इसके अलावा एक प्रायोरिटी होती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। किसके अकॉर्डिंग? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग, आईडीज के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या ले देते हैं? अकॉर्डिंग टू लिंकिंग। लिंकिंग के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कैसी होती है। और इसके बाद होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, यस सर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें सबसे पहले आती है नॉट इम्पोर्टेंट। अभी मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा ज्यादा। ठीक है। इसके बाद आती है आईडी। यस सर। उसके बाद आती है क्लास। उसके बाद आती है आईडी, क्लास। क्लास की ही आती है कि और किसी की आती थी? इसका मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसमें सूडो क्लास की पहले आती थी, क्योंकि क्लास और सूडो क्लास की लगभग बराबर ही आती है। हाँ हाँ हाँ, क्लास एंड और एलिमेंट। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी और अगर एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास इस तरह से प्रायोरिटी चलती है सीएसएस से। ओके क्लियर? सर। अब मैं यस सर। बताता हूँ कि इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी इन इंटरनल से कैसे ज्यादा होती है। देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, इंटरनल को लगाने के लिए मैंने बताया था कि हम एक स्टाइल टैग लेते हैं और उसके अंदर
CSS का कोड लिखने लग जाते हैं तो वो क्या होती है, इंटरनल स्टाइलिंग। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक H1 ले लिया, H1, और उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मैंने यस जब सर। यहाँ पर लिखा और मैंने इसे लिया H1, और H1 के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया कलर ब्लू वॉयलेट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर नहीं, मोजिला फायरफॉक्स। मैंने कल कहा था कि फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन में ही हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना, ओके सर। तो ओके। उसी में मैं करूंगा अभी प्रोग्रामिंग सारी। ये हमारे पास आगे आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यस सर। यस सर। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, H1 में इनलाइन लगा दी स्टाइलिंग स्टाइल, और इसका कलर दे दिया रेड। देखना रेड अप्लाई हो जाएगा हमारे पास, रेड अप्लाई हो गया, यस इसको सर। हटा यस सर। दिया और रेड अप्लाई हो गया। तो इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इंटरनल कंपेयर में। अब हम एक्सटर्नल देखते हैं, ओके एक्सटर्नल और सर। इंटरनल का केस देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तो इनलाइन लगा रखी है और ऊपर ही लगा रखा है क्या, या फिर नीचे लगा देते हैं लिंक मेन डॉट सी एस एस। मेन डॉट सी एस एस में इसे हम स्टाइल को हटा देते हैं, अदरवाइज ये लगी रहेगी हमेशा। अब मैंने लिंक में यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर रख देते हैं, इसे H1 दिया और H1 को क्या किया, कलर ब्लू, सेव किया। यहाँ पर हमारे पास कलर ब्लू आ रहा है, ब्लू वॉयलेट आना चाहिए, ब्लू वॉयलेट ही आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, रेड दे देते हैं, रेड आने लग गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या, अच्छा ये नीचे से दे रही है, सॉरी, वो अप्लाई हो ही जाएगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपनी लिंक कराई फाइल और फिर हमने स्टाइल भी लिख दिया। यस ठीक सर। है, तो हमारे पास क्या यस। अप्लाई होकर के आ रहा है, ब्लू वॉयलेट कलर अप्लाई होकर के आ रहा है मेन डॉट सी एस एस के अकॉर्डिंग यहाँ से। ठीक है ना, तो सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से। यस सर। यानी कि इंटरनल स्टाइलिंग जो हमारी एक्सटर्नल है उससे ज़्यादा पावरफुल होती है अकॉर्डिंग टू। वैसे तो इसमें तो ज़्यादा कोई केस नहीं है, पर फिर भी। इसके बाद आता है हमारा एट द रेट इम्पोर्ट रूल। एट द रेट इम्पोर्ट रूल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, या फिर यहाँ पर ये हटा देते हैं हम। मेन डॉट सी एस एस इधर भी था, मैं इधर ही लगा देता हूँ। ये तो अप्लाई होगा ही। अच्छा सुनो, एक बात, एक यस बात सर। और मैं बताता हूँ। यस सर।
जैसे क्या है कि हमारे पास है कि स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग, जो कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसकी Yes, sir. प्रायोरिटी बाकी की तीनों स्टाइलिंग है जो हमारी है, बाकी की तीनों इंटरनल, एक्सटर्नल और एट द रेट इम्पोर्ट, ठीक है, इनके कंपेयर में ज्यादा होती है। मतलब हम इन तीनों में से किसी को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनलाइन को यूज कर लिया तो क्या होगा, इनलाइन वाली सबसे पहले अप्लाई होगी, इनमें से कोई भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसके Yes, Okay, बाद sir. sir. इंटरनल की कैसे थी, इंटरनल मैंने यहाँ पर दी, और मैंने जो एक्सटर्नल वाली थी, जो मेरे पास ये जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग थी, मैंने इसे ऊपर दे दिया था। या फिर यार मेरे को इसके लिए तुम्हारे को पहला दूसरा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। चलो उससे पहले बता देता हूँ मैं, उसके बाद इस कंसेप्ट को बताऊंगा। सीएसएस में एक चीज और होती है, इनहेरिटेंस वर्सेस ओवरराइडिंग, ठीक है ना। सीएसएस में ये कंसेप्ट होता है, ये समझ लोगे तो ये समझ में आ Yes, जाएगा। sir. इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी ले लेना, ठीक है, इनहेरिट कर Yes, Yes, लेना sir. प्रॉपर्टीज को अपने पेरेंट से। और ओवरराइड का मतलब होता है, जो हमारी एक प्रॉपर्टी है उसे ओवरराइड कर देना, उसके ऊपर दूसरी वैल्यू डाल देना, उस प्रॉपर्टी की सेम सेम प्रॉपर्टी हमारी, उसकी वैल्यू बस अपडेट हो जाए, तो वो ओवरराइडिंग हो जाए, ठीक Yes, है, sir. ओवरराइड कर Yes, sir. देना। तो अब मैं अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझूं, तो इनहेरिटेंस में क्या करेंगे हम, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने दे रखा है डेव, ठीक है, और डेव में मैंने एक H1 डाल रखा है, उसमें लिख रखा है लॉरम, जो भी टेक्स्ट था। अब हम क्या करते हैं, मैं स्टाइल लेता हूँ, और स्टाइल लेने के बाद डिव टैग में एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, रेड, ठीक है। Yes, sir. तो ये रेड कलर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन अब अगर मुझे H1 में क्या कलर देना है, वाइट। जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसमें क्या कलर देना है, इसमें देना कलर वाइट। तो मेरे को H1 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करके मैं डिव में ही कलर दे दूंगा, बिकॉज क्या होता है सीएसएस में, इनहेरिटेंस का केस होता है। इनहेरिटेंस के केस के अकॉर्डिंग जितने भी डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो अपने पेरेंट से यानी कि डिव से वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लगाया कलर वाइट और सेव किया, देखना वो इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टी, आ गई, Yes, yes, समझ में sir. आया। तो ये Yes, इनहेरिटेंस sir. का केस होता है। ओवरराइडिंग का केस क्या होता है, जैसे अभी मैंने क्या दे रखा है, एच कलर दे रखा है व्हाइट, तो क्या हुआ, H1 में कलर व्हाइट अप्लाई हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि कलर दूसरा अप्लाई हो जाए H1 में। इसमें एक पैराग्राफ और था, लॉरम, एक पैराग्राफ और था, तो अब इसमें पैराग्राफ में भी वही कलर हो जाएगा व्हाइट, क्योंकि इसने भी अपने पेरेंट से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। एक जैसे मैंने यहाँ पर किया, अब मेरे को H1 का कलर चेंज करना था, तो मैंने H1 लिया और H1 में कलर दे दिया ग्रीन, और देखना यहाँ पर ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कलर दिया, उसके बाद मैंने उसे अपडेट कर दिया कलर ग्रीन में, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू ओवर राइट हो गई, व्हाइट से ग्रीन हो गई। समझ में आया, Yes, sir. आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। Yes, sir. क्या होता था इनहेरिटेंस, बताना। जो अपने पेरेंट्स से बोले थे सर। अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, Yes, sir. वो इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है एलिमेंट। सर एक बार और रिपीट और कर दो इसको सर। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट है, चाहे वो बॉडी हो, चाहे डिव हो, चाहे इसके अंदर भी कोई एलिमेंट हो, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट लग रहे होंगे, जैसे यहाँ पर डिव के अंदर H1 और P लग रहा है, तो ये H1 और P जो होंगे वो डिव से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, मतलब डिव से प्रॉपर्टी ले लेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है H1 का, तो हम H1 लगा करके फिर फॉन्ट साइज दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप डिव में भी अगर फॉन्ट साइज पास कर दोगे तो वो H1 में अप्लाई हो जाएगा और P में भी अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये जो दोनों एलिमेंट है ये डिव से जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो उठा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, देखो ना, H1 और P कुछ भी नहीं दूंगा मैं। अब मैंने यहाँ पर कलर दे दिया व्हाइट, ठीक है, तो H1 और P को तो मैंने कलर व्हाइट नहीं दिया था, मैंने तो डिव को कलर दिया ना व्हाइट। यस सर, तो यस सर। डिव से H1 और P ने ये कलर व्हाइट नाम की प्रॉपर्टी उठा ली और अप्लाई कर दिया। इवन मैं क्या करूंगा, मैं फॉन्ट साइज भी दे दूंगा और उसे दे दिया 30 पिक्सल्स। तो देखना ये 30 पिक्सल्स के हो गए,
ये अपने अकॉर्डिंग 30 पिक्सल्स का हो गया, ये अपने साइज में इसने 30 पिक्सल्स ऐड कर दिया। यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। होती है इनहेरिटेंस। मतलब प्रॉपर्टी जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेंगे या इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे पैराग्राफ इतने ही फॉन्ट साइज का चाहिए था, ये रहा, लेकिन H1 की हेडिंग मुझे थोड़ी छोटी चाहिए थी, तो मैंने यहां पर क्या किया, H1 लिया और उसमें फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स कर दिया और अब सेव किया, तो देखना वो 20 पिक्सल्स का हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो गया ओवर राइडिंग के केस से। पहले पहले जो H1 था वो इनहेरिट किसको कर रहा था? फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी को, उसमें कितनी थी? 30 पिक्सल्स। फिर मैंने उसके नीचे H1 लिखा और उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया, तो अब ये जो फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी तो सेम रही, लेकिन इसमें जो वैल्यू आई थी वो ओवर राइट कर गई, 30 से 20 हो गई। ओके सर। समझ में आया? मतलब अगर यस सर। आप बाद में लिखते हो कंटेंट को, जैसे आपने डिव लिखा यहाँ पर और डिव के बाद मैंने एक और डिव लिख दिया, चलो मान लो, और उसमें क्या दे दिया? बैकग्राउंड कलर येलो, येलो ग्रीन दे दिया, तो अब ये येलो ग्रीन अप्लाई होगा, देखना कि येलो ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी उससे ये वाली वैल्यू को ओवर कर दिया। समझ में आया? मतलब बाद में जो वैल्यू आएगी ना वही अप्लाई होगी। अब मैं आ तुम्हें गया। बताता हूँ कि जैसे क्या है, हमारे पास स्टाइल लगाया मैंने, स्टाइल में क्या है, या फिर H1 था, H1 में मैंने क्या कर रखा? स्टाइल दे दिया और इसमें कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, चेक करना, देखना यहाँ पे ब्लू कलर आने लग गया। मैंने ऑल्सो क्या किया, मैंने इनलाइन इंटरनल स्टाइलिंग दी और उसमें H1 सिलेक्ट करके उसको कलर दिया रेड। रेड क्या होगा? रेड कलर अप्लाई नहीं हुआ, ब्लू ही है। क्यों? क्योंकि सर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी वाली बात कैसे जाते हैं, देखो मैं बताता हूँ। H1 यहाँ पे पड़ा, कलर रेड, कलर उसे यस। कर दिया रेड, लेकिन जब वो उसने H1 एलिमेंट को रेंडर करना शुरू किया तो क्या हुआ? स्टाइल उसे यहाँ पर भी दिख गई। यस सर। ठीक है, और यस स्टाइल सर। दिख गई तो उसने ये वाला कलर सबसे पहले अप्लाई कर दिया। ओके सर। ठीक है, अब यस। इंटरनल की प्रायोरिटी होती है इंटरनल स्टाइलिंग की, तो इंटरनल स्टाइलिंग में क्या है, मैंने ये अप्लाई कर दिया है और एक्सटर्नल की से कम होती है। तो एक्सटर्नल में अगर मैंने लिंक टैग नीचे लिखा, ठीक है, मेन डॉट सी एस एस, मेन डॉट सी एस एस हमारी न्यू डॉट सी एस एस से लिंक है। न्यू डॉट सी एस एस में H1 का कलर ग्रीन डिफाइन किया हुआ है, H1 का कलर ग्रीन डिफाइन किया हुआ है किसमें? मेन डॉट सी एस एस में तुम्हारे। यस तो अभी सर। पता है क्या है, स्टाइल में सबसे पहले क्या लग रही है? कलर रेड लग रहा है, और उसके बाद क्या आ रही है? मेन डॉट सी एस एस आ रही है। ये स्टाइल को हटा देते हैं, तो इसमें ओवरराइडिंग का केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ। सबसे पहले कलर था रेड और उसके बाद मेन डॉट यस सर। सीएसएस से उसने कलर को अपडेट कर दिया, ग्रीन कर दिया, तो ओवरराइडिंग यस। हो गई, यस ग्रीन सर। कलर अप्लाई हो गया। तो ये डिपेंड करता है, बस ये जान लो कि इनलाइन स्टाइलिंग के केस में इनलाइन स्टाइलिंग एक तो लगानी नहीं है, और इनलाइन स्टाइलिंग के केस में चाहे आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनलाइन स्टाइलिंग के केस में जो प्रायोरिटी होती है सबसे ज्यादा होती है बाकी की 3 स्टाइलिंग के कंपेयर में। और यस सर। बाकी की जो 3 स्टाइलिंग होती है वो हम ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। जैसे अब मैंने मेन डॉट सी एस एस क्या करेगा, यहाँ से कट करके यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा? इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले पढ़ा मेन डॉट सी एस एस, मेन डॉट सी एस एस में न्यू डॉट सी एस एस थी और न्यू डॉट सी एस एस में H1 का कलर ग्रीन डिफाइन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन कलर तो हुआ था, लेकिन उसके बाद सडनली उसने देखा एक स्टाइल टैग हो रहा है, तो स्टाइल टैग में H1 के अंदर कलर लिखा हुआ रेड। ठीक है, तो उसने क्या किया? रेड कलर अप्लाई कर दिया। समझ में आया? ये यस ओवर सर। राइटिंग का केस है, बार बार ओवर राइट हो रहा है। और इसके नीचे मैंने और H1 लिख करके उसका कलर क्या कर दिया? उसका कलर कर दिया येलो, तो तो येलो होगा। देखना येलो हो जाएगा। हो गया? तो ये डिपेंड ओवरराइड हो करता है गया। कि किसके बाद कौन सी चीज आ रही है। अब तो क्लियर है? यस सर। यस सर। इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग का केस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, सीएसएस प्रायोरिटी हो गई हमारी। अब मैं बताता हूँ सिलेक्टर्स। सिलेक्टर कितने तरीके के होते हैं एचटीएमएल में? टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। इसके बारे में
चलो बता ही देते हैं वैसे। देखो सुनो, जैसे तुमने क्या कर रखा है, इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। सुनना इसे, यस इस सर, कंसेप्ट को यस सर, ध्यान से सुनना। सर अब ये जो चीज यस मैं सर, बताने वाला हूँ नॉट इम्पोर्टेंट का, यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, तुमने यहाँ पर एक कलर दिखा डिफाइन कर रखा था ग्रीन, ठीक है ना, किसमें, एक्सटर्नल में। एक इनलाइन में कलर डिफाइन कर रखा था तुमने रेड, ठीक है। और एक, सॉरी, इंटरनल में डिफाइन कर रखा था रेड, और एक इनलाइन में डिफाइन कर रखा था तुमने कलर ब्लू। तो ऑब्वियस सी बात है इनलाइन स्टाइलिंग का कलर हो जाएगा, देखना यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। लेकिन मैं यस सर। चाहता हूं कि मेरा जो है वो रेड कलर हो जाए, ये ना हो रेड हो जाए। तो जिस प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूं इस एलिमेंट में अप्लाई हो जाए, उसके आगे लगा दूंगा नॉट इम्पोर्टेंट। लग गया, आगे रेड। यस सर। यस बिकॉज सर, नॉट इम्पोर्टेंट क्या करता है, नॉट इम्पोर्टेंट की प्रायोरिटी इन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट ब्राउजर को ये बताता है कि आप उस वाली प्रॉपर्टी को स्किप करो, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ओके सर। वैसे इसे कहते हैं नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट तो लगा दिया मैंने, लेकिन इसका नाम नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है ना। ठीक है, यस सर, यस मतलब सर, सारी प्रॉपर्टी में से अब ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बाकी आप कुछ भी लगा लो, कहीं पर भी कुछ भी लगा लो। जैसे मैंने इसके नीचे एक H1 और दे दिया, और उसमें भी क्या किया, कलर पास कर दिया येलो ग्रीन। तो ये येलो ग्रीन भी अप्लाई नहीं होगा, ये रेड वाला ही अप्लाई होगा स्टिल। देख रहे हो, यस सर। यस समझ सर, में आया। आ यस सर, गया। इसके बाद होती है हमारी आईडी। अगर आपने नॉट इम्पोर्टेंट नहीं लगा रखा है, ठीक है, और आपने क्या दे रखी है, आईडी दे रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर देता है हेलो, हैश हेलो। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास स्टिल वो ब्लू कलर ही अप्लाई रहेगा, क्योंकि क्या है, अभी हमारे पास ये इंटरनल स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है ना। यस इसकी सर। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट रूल से ज्यादा नहीं है। लेकिन अब अगर हमने स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग को हटा दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो ग्रीन, यानी कि आईडी वाला केस। यस सर, ऑल्सो मैंने, तुम मान लो कि चलो यहाँ पर क्लास भी लगा दी, क्लास लगा दी हेलो, और क्लास को एक्सेस किया कैसे, हेलो से डॉट लगा कर, ठीक है। यहाँ पे रेड था देखना, तो भी हमारे पास स्टिल वही कलर रहेगा, भले ही क्लास बाद में आ रही है, बाद में आ यस रही सर। है, लेकिन आईडी की प्रॉपर्टी क्लास के कंपेयर में ज्यादा है, जिस वजह से यस। क्लास क्लास में चीज अप्लाई हो गई। अब इसके बाद आता है क्लास के बाद एलिमेंट। जैसे मान लो कि मेरे पास H1 था, मैंने यहाँ पर इसे हटाया और H1 कर दिया, और यहाँ पर मैंने, या फिर ये से रखते हैं, इसे हटा देते हैं, यहाँ पर मैंने H1 कर दिया, ठीक है। यस सर। यस अब सर, मैंने एलिमेंट और क्लास के बीच में कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो क्लास का कलर अप्लाई हो जाएगा, हो गया रेड। H1 का तो नहीं हुआ, जबकि H1 बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लो, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद दूसरे पे आती है इंटर्न इनलाइन फिर स्टाइलिंग, आईडी। फिर आईडी, क्लास, और फिर सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, उसके बाद सॉरी क्लास और सूडो एलिमेंट, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी आती है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी चलती है सीएसएस में। क्लियर है, यस सर, यस प्रायोरिटी सर, का कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। यस सर, अब टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, कितने तरीके के सिलेक्टर होते हैं सीएसएस में। सीएसएस में ये अभी देखो, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सीएसएस में, क्योंकि वेबसाइट बनाना सीएसएस के कंपेयर में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान। देखो, यस। सीएसएस में 4 तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक सिलेक्टर्स, दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, तीसरे होते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और चौथे होते हैं सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट।
ठीक है। बेसिक सिलेक्टर में कौन से आते हैं, बता सकते हो? कल मैंने बेस बताया था सिलेक्टर क्या होता था, कल मैंने बताया था ना सिलेक्टर क्या होते थे। सिलेक्टर्स। अब तुम भूल गए, आ भाई साहब, ये तो तुमने बहुत सही चीज करी। मतलब चीजें याद करना तो दूर की बात है, तुम लोग भूलते जा रहे हो। देखो, जिससे हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्टर होता है, जो यहाँ लगा था। कल मैंने बताया था, यहाँ पर करली ब्रेसेस से आगे जो भी चीज लगी हुई है वो क्या है, वो अरे हाँ सर, सिलेक्टर है। याद आ गया सर, वो याद आ गया, प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो लिखी है वो होती है हाँ प्रॉपर्टी। हाँ, याद आ गया सर। अब याद आया। हाँ सर, वो थोड़ा ज्यादा दिमाग में रहती है ना चीज, तो एकदम अगर कोई हिंट दे दे तो याद आया फिर। कोई नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग अभी है ना साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो इस पे। चलो, बेसिक सिलेक्टर्स। अरे सर, वो तो फॉर्मेलिटी है, साइबर सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अच्छा, फॉर्मेलिटी के लिए भी तुम 8 घंटे की क्लास लेते हो, बताओ यार। अरे नहीं सर, तो उसकी नहीं चलती, उसकी तो सर 1 घंटे की चलती है, और बाकी क्लास चलती है एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह वर्बल्स की। अच्छा, तो इसकी क्लास चलती है। यस सर। अच्छा, चलो सब कोई नहीं। परेशान हो जाते हैं पूरे दिन। पूरे दिन में बच्चा पढ़ेगा पूरे दिन तो परेशान ही होगा भाई। सर तभी तो ज्यादा सर रात को ही प्रैक्टिस हो पाती है ऐसा आपकी, तभी तो पूरे दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अच्छा, ये पढ़ लिया करो, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं ना, इन्हें देख हाँ लिया सर, करो। वो तो सर वीडियो देख लेते हैं हम और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं रात को। चलो बेसिक सिलेक्टर्स बताता हूँ। बेसिक सिलेक्टर कौन से थे? आईडी, क्लास, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, और 8.3 कौन सा, एलिमेंट सिलेक्टर। अभी तक जितने भी तुमने पढ़े वो बेसिक थे। और कौन सा एलिमेंट के बाद? यस सर। यूनिवर्सल। भाई तुमने अभी तक आईडी, क्लास, एलिमेंट तो देख लिया। आईडी को हम ऐसे एक्सेस करते थे आईडी क्रिएट यस करके, सर। क्लास को हम यस डॉट से करते थे, और एलिमेंट को हम एलिमेंट के नेम से करते थे। अब ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है? जैसे क्या है, मेरे पास हेलो, H1 और बाकी के जितने भी एलिमेंट है, पैराग्राफ वगैरह, सब में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मतलब मुझे सबका फॉन्ट साइज एक जैसा करना है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी है जो अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई करूंगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम स्टार से, एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस लिए और मैंने यहां पर दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड। देखना H1 और P में और डॉक्यूमेंट में सब में बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा भाई। तुम्हारा आ गया ये सब कुछ, सब में आ गया। इवन यस सर। बॉडी तक में आ गया, तुम्हारे पास जो बॉडी थी तुम्हारी उसमें भी आ गया। यस सर। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके दिखाता हूँ यार, या फिर कलर को ले लेते हैं, कलर ब्लू। देखना यहाँ पर कलर ब्लू आ रहा है, ये इनलाइन लग रही है स्टाइलिंग, इस वजह से नहीं आ रहा है यार। ये 11 कलर ब्लू आ गया यस सर। यस सर। सबका, ठीक है। तो यस इस सर। तरीके से हम स्टाइलिंग करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में। यूनिवर्सल सिलेक्टर में अब तुम कितने भी पैराग्राफ, H1 और स्पैन वगैरह, स्टार लगा। जैसे मैंने दे दिया स्पैन, दे दिया स्पैन, उसमें लिख दिया यस लॉरेल, सर। तो देखना इस स्पैन में भी वही कलर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, हाँ मतलब सर। यस सर। एक कॉम्बिनेशन होता है। ये से कब दिया जाता है, इसे दिया जाता है जैसे कि मेरे पास जो मार्जिन पैडिंग आती है वो आ जाती है क्या, कुछ पिक्सल्स की पैडिंग आती है ना, तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे डिव में देखे हैं हम लोग। डिव लें और डिव में बैकग्राउंड कलर दूं मैं ब्लू वॉयलेट, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें, देखो ये आ रही है, हल्की सी पैडिंग दिख रही है तुम्हें, मार्जिन दिख रही है हल्की सी। हाँ सर, दिख तो मैं रही है। चाहता हूँ कि HTML में से मार्जिन हट जाए, या फिर नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं नहीं समझा जाएगा ये। अभी अभी चलो फिर बॉक्स साइजिंग समझा। चलो एक काम करो, अभी सिर्फ इतना समझो, क्या मैं अपने वेब पेज पे अगर सारे एलिमेंट सेलेक्ट करके कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी पास करनी होती है सारे एलिमेंट में, जो कि कॉमन होगी सब में, अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं, वैसे ऐसा तो बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है, लेकिन फिर भी
सारे एलिमेंट्स में जितने भी तुमने अपने वेब पेज पे यूज किए वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वो सारे एलिमेंट्स में तुम्हें एक कॉमन प्रॉपर्टी पास करने, देन तुम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करोगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। बाकी तुम्हें सारे सिलेक्टर के बारे में पता है। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर वो होता है जो दो के कॉम्बिनेशन में होता है, दो के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, A.2 सॉरी यस सर। B.1 क्या डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट की स्पेलिंग मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है। DESCENDNT CENDANT। हाँ भाई, तो ये है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स, जिसे हम किससे, स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद आता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर जिसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एडजेसेंट सिलेक्टर। एडजेसेंट सिलेक्टर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर आता है ना, हाँ, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जिसे हम टिल्ड से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में, कॉमा सिलेक्टर। वैसे कॉमा नहीं रखते, कॉमा रखते नहीं, मिसलेनियस में आ जाता है। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर कैसे वर्क करते हैं, जैसे क्या है मेरे को, जैसे मेरे पास डिव है, डिव के अंदर H1 है और P है। ठीक है, ओके, यस सर। डिव के अंदर ही है और मेरे को बेसिकली अप्लाई करना डिव के अंदर वाले ही। और एक मेरे पास और है, मेरे पास एक है यूएल नहीं देते, डिव के अलावा सेक्शन है। सेक्शन के अंदर भी सेम मेरे पास H1, लॉरेम और पैराग्राफ। तो अब तुम क्या ये काम करते रहोगे कि हर एक H1 और P में क्लास देते फिरोगे? नो सर। ऐसा तो नहीं है ना। और अगर तुम nth चाइल्ड के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो nth चाइल्ड इसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज वो बॉडी के nth चाइल्ड से वर्क करता था। अगर मैंने nth चाइल्ड इसमें लिया तो मेरे को डिव के nth चाइल्ड से पास करना पड़ेगा, फिर गिनो कितने चाइल्ड हैं इसमें। ठीक है, तो भाई ऐसे मेरे पास अगर हजारों 50 डिव होंगे तो क्या मैं 50 डिव के अंदर जो H1 और P है उसको अलग क्लास दूंगा, फिर उसको अलग क्लास देने के बाद यहाँ पर क्लास डिफाइन करके करूंगा? ऐसा नहीं करना है। यस सर। ऐसा कर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी क्लास पास कर दो। ठीक है ना, सेक्शन 1 पास कर दिए सबसे पहले तो। ठीक है, और या फिर मैं एलिमेंट के थ्रू करके दिखाता हूँ। डिव के अंदर ही तो हमें करना है। यस तो सर। जो हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर है वो यही करता है, डिव के अंदर जो H1 है, स्पेस दे करके मैंने दे दिया, डिव के अंदर स्पेस दे करके H1 उसको सिलेक्ट कर लिया, उसमें कलर दे दो ब्लू, सेव किया, हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर आ गया। इसमें दिख गया, खाली इसी में तो आया, इसमें तो नहीं यस आया। सर। ये क्या होता है, ये स्पेस दे करके मैंने जिसको सिलेक्ट किया वो किया है डिसेंडेंट सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, ओके। यस उसके सर। बाद हमारा कौन सा सिलेक्टर आता है, इसके बाद आता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है, चाइल्ड सिलेक्टर भी सेम वैसे वर्क करता है। भाई एक बार बताओ, H1 और P जो है वो चाइल्ड ही तो है डिव के, हाँ सर। है ना। तो चाइल्ड सर। सिलेक्टर में भी हम इस तरीके से लगा देते हैं
और हमारे पास ये चाइल्ड सिलेक्टर भी सिलेक्ट हो जाता है। देखना यहाँ पर दे देते हैं हम ग्रीन येलो। अभी सेव करता हूँ मैं H1 को, तो देखना ग्रीन येलो अप्लाई हो गया। चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट सिलेक्टर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडजेसेंट सिलेक्टर। एडजेसेंट मतलब सामने सामने वाले, ठीक है। ओके, कैसे लगेगा? यस यस सर। सर। डिव के साथ जो सेक्शन है, उस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए भाई। चेक करते हैं, तो तुमने देखा उस पर्टिकुलर सेक्शन का कलर हो गया एक्वा, यस सर। है ना। इस यस सर। स्पैन यस का नहीं सर। हुआ, इस स्पैन को हटा देते हैं, इस स्पैन का नहीं हुआ। मतलब प्लस जो एडजेसेंट सिलेक्टर होता है वो बाद वाले को टारगेट करता है। जितने भी सिलेक्टर्स होंगे, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, उसमें जो बाद वाला एलिमेंट होगा वही टारगेट हो रहा होगा हमेशा, ठीक है। सर डिव प्लस पी दे देते तो पी वाले में हो जाता, पैराग्राफ वाले में। डिव प्लस पी कहाँ आ रहा है? नहीं सर, जैसे डिव कि है, ये तो डिव है और सेक्शन है यहाँ पर, तो मैंने इसलिए डिव प्लस सेक्शन दे दिया, तो इसमें सेक्शन में हाँ अप्लाई हो गया। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर पी होता, यहाँ पर पी होता, मतलब वो एज अ पेरेंट रखे हुए हैं, जैसे डिव जैसे रखा हुआ है वैसे ही सेक्शन रखा हाँ हुआ है, तो सर, इसी में हाँ अप्लाई होगा, ठीक है सर। ठीक है ना। ये नहीं है इसके चाइल्ड में अप्लाई हुआ है, इसको चाइल्ड में हाँ अप्लाई करने के लिए डिसेंडेंट्स और चाइल्ड सिलेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है। ठीक है। एक और होता है टिल्ड वाला, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये एस्केप के नीचे की मिलती है, इस तरीके से टिल्ड होता है। अब इसमें दे दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो वही सेम इफेक्ट आया जैसे पहले आ रहा था। ये देखो, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझ में आया, यस सर। ठीक है। इस तरीके से हम यस सर। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को देते हैं। अब हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। कौन से? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में किस तरह से वर्क करते हैं? कितने जैसे सिलेक्टर हैं सर? एट्रीब्यूट सिलेक्टर जनरली यूज होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स के लिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिया। अब फॉर्म में मेरे पास इनपुट कितने हैं? 5 इनपुट हैं, और एक का टेक्स्ट है, एक का ईमेल है, एक का पासवर्ड है, सबमिट है। और एक का क्या देते हैं? सबमिट दे दो। सबमिट नहीं देंगे, टेक्स्ट बॉक्स ही क्रिएट करो। अच्छा, पासवर्ड, ईमेल, नेम। नेम कौन सा होता है? नहीं सर। बताओ तो दो। दे दो सर। मोबाइल नंबर। हाँ, नंबर होता है, एक नंबर होता है, नंबर। और इतना ही जेंडर दे करते दो। हैं। जेंडर कोई टाइप थोड़ी होता है, वो रेडियो होता है वो तो। हाँ सर, वो रेडियो में होता है जेंडर। हाँ, देखो अब क्या है कि ये है, अब इसमें ईमेल में अलग करना है, पासवर्ड में अलग करना है, नेम नंबर में अलग करना है, टेक्स्ट में अलग करना है, तो सबके लिए क्लास लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ जाएगी, यस बेवजह सर। क्लास लिखनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करो। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में मैंने इनपुट पास किया, यस सर। और मुझे टाइप ईमेल में ही अप्लाई करना था, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया। हमेशा एट्रीब्यूट सिलेक्टर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसमें लिख दिया टाइप ओके सर। इज इक्वल्स टू, ईमेल में लगाना था। और मैं चाहता हूं इसमें जो इनपुट फिल किया जाए उसका कलर हो जाए रेड, ठीक है। चेक करते हैं, ये था हमारा ईमेल वाला, रेड आ रहा है इसमें, बाकी देख लो, बाकी किसी में रेड नहीं आएगा। ठीक है सर। यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। ऑल्सो हम इनपुट को ऐसे भी लगा सकते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल, लगा दिया मैंने। रिफ्रेश करते हैं, हटाओ इसे, सेव कर रखा ना, रीलोड को नहीं हो रहा। अभी देखना, मैं यहाँ पर भी फिल करूंगा, यहाँ पर भी फिल करूंगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही आएगा। अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हो, सिंपल इस तरीके से दे करके। इसके आगे आप चाहते हो तो ओवर क्लास भी दे सकते हो, HOVER, होवर, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्टर के बारे में नहीं बताया।
मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम 3 4 5 सिलेक्टर एक साथ कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी मैंने दे दिया ईमेल, ओवर करने पे ही रेड होगा, बैकग्राउंड कलर दे देता रेड, ओवर कर देगी, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए भैया। मैं इस पे ओवर करूंगा, देखना हो गया रेड, हो गया। यस सर, यस सर। ये होता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट के बारे में मैंने कल बता दिया था। सूडो क्लास वो क्लासेस होती हैं जो कि कुछ एनिमेशंस या इफेक्ट्स अप्लाई करती हैं, और सूडो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली सूडो क्लास को हम फेक क्लास भी कहते हैं, फेक क्लास, और सूडो एलिमेंट को हम फेक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। यस सर, तो सूडो एलिमेंट्स हमारे करंट एचटीएमएल एलिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है या फिर उसकी स्टेट चेंज कर देती है, ठीक है। सूडो एलिमेंट वो होते हैं, यस सर, यस सर। और सूडो एलिमेंट को हम डबल कोलन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, यस सर, बहुत है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल का तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है। नहीं सर, मैंने तो सर ओवर तक पढ़ लिया था, ओवर तक करके तभी तो सारे देखा बोल था। लो इनपुट टाइप जेंडर भी होता है, सारे के सारे यही तो बोल लो दोनों। सर मैं जेंडर कहाँ बोला था सर मैंने? हाँ, इनपुट टाइप नेम देख लिया करो, नेम नाम को सर कोई अभी इनपुट टाइप। सर अभी थोड़ा एट्रीब्यूट में थोड़ा दिक्कत आ रही है सर, थोड़ी मैंने अभी। उस दिन बताया तो था कि ये पर्टिकुलर टैग है, हाँ सर, इनके देख लो, मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें बताया, उससे बाहर तो अभी तक हाँ, मैंने कोई यूज नहीं किया। यस सर, वैसे ही यस सीएसएस सर। में मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा, वही यूज होंगी, इससे बाहर मैं कुछ यूज नहीं करूंगा डेवलपमेंट में। सर वेब पेज बनाओ। वेब पेज बना तो लूं, पहले तुम्हें चीज तो आ जाए। वेब पेज तो बन जाएगा, वेब पेज बनाना कोई बहुत बड़ी तीर मारना नहीं है, वो हाल बन जाएगा। बस तुम्हें क्या है कि तुम्हें एक वो तो आना चाहिए, कम से कम चीजें तो है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की सर क्लास यहीं पे। HTML से ओनली वन सर। हाँ बोलो बोलो, हेलो। सर ये कह रहा हूँ HTML से खाली HTML आवाज नहीं आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। सर ये कह रहा हूँ मैं सर HTML से खाली HTML से ही वेब पेज बन जाएगा मतलब एक। HTML से वेब पेज तो बन जाता है, लेकिन उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी। वो तुम्हारा अगर टीचर देखेगा वो कहेगा ये क्या बना के रख दिया तुमने, ओके सर। ठीक है ना। वो यही ठीक है। कहेंगे तुम्हारे सर के ये क्या बना दिया है प्रासुक तुमने, इतना बेकार था, यस सर। ठीक है। और आज सर हाँ, करूंगा मैं ये। ये बात और याद रखना, पंकज को भी चीजें बताते रहना। और पंकज, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है ना आगे भी, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो ठीक ओके है, आज की क्लास इधर ही एंड होती है। सर, आज थैंक यू पूरे सर। दिन यही करना है मुझे आज। हाँ आज ये कर लेना बेटा, क्योंकि देखो अगर ठीक है सर। देखो अभी ये शुरू के 4 से 5 दिन जो है ना सीएसएस में, वो ये समझ लो कि अगर वो तुमने सही तरीके से कर लिए तो तुम्हें सीएसएस बहुत अच्छे से आ जाएगी, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके ओके।